यहाँ पर देखिए टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज चलती है। रात 8:30 बजे आपकी डेली क्लास चलती है। यहाँ पर ऑल चैप्टर यानी ऑल टॉपिक के प्रश्नों को यहाँ पर सीरीज आपकी चलाई जाती है। और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए पहला नंबर आपसे पूछा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर आपका होगा 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 वर्ग हैं? एक आपका सघोष है, दूसरा आपका घोष है। आंसर जाएगा विकल्प आपका बी के साथ। विकल्प आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, सघोष और अघोष। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है। देखिए यहाँ पर तालव्य ध्वनि के बारे में बताना। राइट आंसर आपका क्या होगा, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है टा, पा, सा और का। तो देखिए तालव्य में हमने कई बार आपको बताया है। देखिए तालव्य यहाँ पर जो आपको सा दिख रहा है ना, सा, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखिएगा। जो सी आपका है यही आपका क्या है, तालव्य ध्वनि है। जो आपका हाँ सा आपका तालव्य में आता है, बिल्कुल सही है। पा की अगर हम बात करेंगे, पा आपका ओष्ठ ध्वनि है, ये आपका ओष्ठ में आपका आ जाएगा, ओष्ठ में आपका आ जाएगा, ठीक है ना। का की बात करेंगे, का आपका कंठ आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर विकल्प आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा आपका अर्ध विराम है। अब देखिए अर्ध विराम साइन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको दिमाग में आपको याद आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए अर्ध विराम जो साइन आपका है, विकल्प नंबर यहाँ पर होना चाहिए बी नंबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अब देखिए अगर आप सोच रहे हैं सी नंबर होगा, तो सी नंबर आपका अल्प विराम है। ये भी आपको ध्यान रखना, ये आपका अल्प विराम है। अगर हम आपसे कहते अल्प विराम बताइए, तब आप कह देते अल्प विराम आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। अर्ध विराम में क्या होता है, ऊपर पॉइंट फिर कामा लगा होता है, ये आपका अर्ध विराम होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है अल्प विराम और अर्ध विराम में, तो चीजों को विशेष आपको ध्यान अच्छे से रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। कमेंट सभी लोग करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। और सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए और अपना टेस्ट चेक करिए। इस वीडियो में टेस्ट आप लगा के चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर देखिए आपको बताना कौन सा वाक्य अशुद्ध है। चलिए यहाँ पर पहला विकल्प आपका लिखा हुआ, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। और दूसरा लिखा हुआ है, मैं क्या कहता, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। उसने पूछा तुम कहाँ थे। अब ध्यान से देखिएगा और आपको बताना इनमें से आपका कौन सा है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए जो नहीं लिखा हुआ है ना, आप पहले ही वाले को देखिए, यही आपका अशुद्ध है। क्योंकि नहीं के बाद आपका यहाँ पर अल्प विराम साइन लगा होना चाहिए, यानी कामा लगा होना चाहिए। नहीं के बाद आपका यहाँ पर कामा, यानी यहाँ पर आपका कामा होना चाहिए था, तब ये आपका सही हो जाता। बाकी तो सब आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका देखेंगे तो पहला ही आपका है, विराम चिन्ह की दृष्टि से गलत है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर अल्प विराम नहीं के बाद आएगा, तभी आपका यहाँ पर सही हो पाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राजमहल, है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्या बताना है, शुद्ध शब्द है ना। देखिए शुद्ध शब्द तो आपका यहाँ पर देखा जाएगा, है ना। तो एक तो देखिए ये तो गलत है आपका, कन्फर्म है। यहाँ पर निरोग, निरोग लिखा है ना, तो यहाँ पर निरोग इस तरीके से शुद्ध होता है आपका, है ना। बड़ी की मात्रा लगती है, शायद ऐसे होता है, ठीक है ना। बड़ी की मात्रा लगती है, ये आपका सही है, ये तो आपको सही लिखा ही है। और यहाँ पर कोमलांगी होता है, ये भी गलत है। कोमलांगी, कोमलांगी होता है, ठीक है ना, कोमलांगी होता है। राजमहल, राजमहल तो सही लिखा हुआ है आपका, ये भी सही है। ये भी, इसमें ऑप्शन 2 होंगे, यहाँ पर ए और डी दोनों सही हैं, ए और डी दोनों सही होंगे। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए राइट आंसर हमारे भी आ चुका है, जो कह रहे हैं ए और डी होगा, बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर राजमहल की जगह यहाँ पर इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, राज्य महल, है ना। राज्य महल, थोड़ा टाइपिंग में लग रहा है मिस्टेक है, तभी ऑप्शन आपके दोनों मैच कर गए। कोई बात नहीं, यहाँ पर ए और डी लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर आपको बताना, संज्ञा शब्द कावेरी, कावेरी का भेद क्या है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ा होगा,
जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कावेरी, गंगा, रामायण, गीता, रामकृष्ण, रामकृष्ण, ये सब ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आंसर आपका होगा ए नंबर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है दिल्ली, लड़का, मोहन तो नहीं होगा। यहाँ पर बीमारी जो शब्द है ना, यही आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, जो कि आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मना की देखिए भाववाचक संज्ञा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका मना ही होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में जो संज्ञा है किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है ना। यहाँ पर देखिए जवाब देना है, 9 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जो कि आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ देखिए 10 नंबर का यहाँ पर बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यह जो है ना, ये आपका नहीं आएगा, है ना। यह शब्द आपका कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, है ना। कैसा है, निश्चयवाचक सर्वनाम आपका है, जो कि बिल्कुल सही है ना। बाकी आपके तो है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका विशेषण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर विशेषण की बात हो रही है, आगामी, शांत और काला, है ना। तो देखिए आगामी और यहाँ पर काला, शांत, ये कहीं ना कहीं आपके विशेषण शब्द हैं। जबकि यहाँ पर जो तुम लिखा हुआ है, तुम क्या है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम आपका है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपके क्या होते हैं, ऐसे सर्वनाम जो किसी पुरुष या स्त्री लिए प्रयुक्त होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे, यह और वे, इस तरीके के आपके होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है ना। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। देखिए जब वाक्य में संज्ञा से पहले कोई और कुछ जय सर्वनाम शब्द अगर आते हैं एवं विशेषण की तरह संज्ञा के शब्द की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आंसर जाएगा विकल्प बी के साथ, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आंसर बताया गया है। यहाँ पर बताना है आपको, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पहली क्रिया आपकी होती है पूर्वकालिक क्रिया, जो कि आंसर आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है ना। सकर्मक क्रिया देखिए आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा। रेलगाड़ी चली, लड़का सोता है, चिड़िया उड़ती है, विद्यार्थी लिखता है। तो यहाँ पर देखिए सकर्मक क्रिया क्या होगा, बताइए। 14 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर जवाब आपका होगा विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या लिखता है, विद्यार्थी क्या लिखता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी नंबर के साथ। यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है। संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यता बोधक, ये सब हैं, लेकिन नाम बोधक आपका संयुक्त क्रिया का भेद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्न में से अव्यय बताइए यहाँ पर क्या होगा। देखिए अव्यय आपको बताना है। अव्यय यहाँ पर क्या होगा, देखिए अव्यय होते क्या है, जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे आपका जब हो गया, तब हो गया, अभी, इधर, उधर, ठीक है ना, ये शब्द आपको देखने में मिलते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा विकल्प नंबर यहाँ पे बी होगा, ठीक है। देखिए 16 नंबर का काफी लोगों का जवाब ए आ रहा है, ए नहीं बी होगा, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हम दोनों शांति पूर्वक पढ़ते रहते हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना पूर्वक शब्द जो है आपका ये कौन सा होगा, बताइए। हाँ यहाँ पर मौलिक संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक यहाँ पे राइट आंसर आपका है। देखिए व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति की, ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर
संबंध बोधक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका मौलिक संबंध बोधक होता है और दूसरा होता है यौगिक, दूसरा यौगिक होता है। दो ही प्रकार के हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आपका है विकल्प सी है ना, विकल्प सी है। अगला प्रश्न बताइए, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो ये प्रश्न देखिए करवा चुके हैं हम, है ना। यहाँ पर स्त्रीलिंग को छोड़ दीजिए, नहीं पुल्लिंग पुल्लिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो पुल्लिंग में ही होते हैं, है ना, पुल्लिंग में ही होते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर स्त्री, अगर ई और इसकी बात करेंगे ऋषि की, तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग, बाकी सब तो पुल्लिंग ही होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। अगला प्रश्न बताइए, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है 19 नंबर का, कह रहे हैं 19 नंबर का डी होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, शिक्षक गण होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 19 का डी डी डी। और भी लोग कमेंट करिए, कमेंट हालांकि कम ही लोग कर रहे हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। पाठक शब्द का यहाँ पर बहुवचन क्या होगा, है ना, पाठक शब्द का बहुवचन यहाँ पर भी पाठक गण हो जाएगा। जैसे आपने शिक्षक का शिक्षक गण किया है वैसे यहाँ पर कर देंगे पंकज जलज। यहाँ पर बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। 21 नंबर, 21 नंबर में देखिए आपको बताना है पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया है। 21 नंबर का कह रहे हैं, 21 का बताइए क्या होना चाहिए। 21 का कह रहे हैं योग रूढ़ शब्द है ना, बिल्कुल सही है, योग रूढ़ होगा। देखिए योग रूढ़ आपके रचना के आधार पर शब्द हमने बताया था आपको, योग रूढ़ होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, है ना, यौगिक होते हैं। तो योग रूढ़ होता क्या है, ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे आपने समास में पढ़ा होगा, बहुब्रीहि समास, दोनों पद प्रधान नहीं होते, कोई तीसरा होता है, उसी टाइप का योग रूढ़ होता है। बस इतना से आपको समझना है। आंसर सही है आपका, सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए मार शब्द का यहाँ पर पर्यायवाची क्या होगा? तो मार का होता है, मार शब्द यानी मार शब्द पर्यायवाची है किसका है? अनंग का है, ठीक है ना, अनंग आपका आंसर होगा। अनंग का आशय कामदेव से है, कामदेव से। अगला प्रश्न बताइए, निम्नांकित में से यहाँ पर बताना है तत्सम शब्द यहाँ पर क्या होगा? तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो तत्सम और तद्भव, देखिए जो शब्द आपके संस्कृत से आए हैं सीधे सीधे हिंदी में यूज हो रहे हैं, जो कहते हैं कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, उन्हें तत्सम कहते हैं। और इसमें आपके देखे होंगे विसर्ग वगैरह सब आपके तत्सम में यूज होता है। तो यहाँ पर बिना किसी सोचे समझे आपको बी नंबर लगा देना है। 23 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? हंस की जगह, है ना, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? हंस की जगह प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कहीं ना कहीं सूर्य, योगी और श्वेत, ये कहीं ना कहीं हंस के ही पर्यायवाची है ना, हंस के ही क्या ये पर्यायवाची है। बाकी ये अमृत आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, महानता शब्द में प्रत्यय क्या है? महानता, तो महानता में प्रत्यय बताइए क्या होना चाहिए? 25 नंबर का जवाब देना है, क्या होगा? चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, डी होगा। महानता में ता आपका प्रत्यय लगा हुआ है। प्रयोग के आधार पर जो शब्द के भेद हैं कितने हैं? तो देखिए प्रश्न हमने बहुत बार कराया है कि प्रयोग के आधार पर जब भी हम शब्द की बात करते हैं ना, तो टोटल दो ही प्रकार के होते हैं। एक आपका विकारी शब्द है ना, एक विकारी है, और दूसरा आपका अविकारी, दूसरा आपका क्या है? अविकारी, ठीक है ना। विकारी अविकारी बस आपको याद रखना है, दो ही होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय किसमें नहीं लगा है आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नौकरानी, नौकरानी में जो प्रत्यय आपका है ना, यहाँ पर आनी है, क्या है? आनी, आनी होगा। आनी प्रत्यय से आपके बहुत सारे शब्द बनते हैं, देवरानी, जेठानी, सेठानी, है ना, ये शब्द आपको देखने को मिलते होंगे। और यहाँ पर जो आंसर है ये तो नी प्रत्यय से ही आपके हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? चलिए आसान प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? तो उसके लिए आपका होता है अकिंचन, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है। सुहावना, लिखाई व छलिया, ये आपके दिए गए हैं शब्द, आपको प्रत्यय बताना है, इनमें विकल्प सही कौन सा होगा। और यहां पर जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कह रहे हैं 28 नंबर, 29 नंबर कह रहे हैं डी नंबर होगा। क्या बात है, क्या बात, बिल्कुल सही है ना। आवना आई इया, है ना, सुहावना, आवना, लिखाई आई और चलिया इया,
जिनका भी जवाब डी आ रहा है ना, समझ जाओ बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर आपसे पूछा गया तत्सम और तद्भव तद्भव कौन सा युग में आपका सही है, तो कौन सा युग में आपका सही है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न तो हम करा चुके हैं एक बार आपको। तो यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर आपका, यहाँ पर कैथ लिखा हुआ तो सही हो जाता है ना। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सी होगा। ये भी गलत है, सब गलत है ना। कड़ा कटा होता है, कटा होता है, ये सब गलत है आपके। यही वाला आपका सही है, सी नंबर होगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर पूछा गया है पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा। पाहुना, चलिए कमेंट करिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 31 नंबर का। देखिए पाहुना का पर्यायवाची आपका होगा आगंतुक। क्या होगा, आगंतुक होगा। इसके अन्य पर्यायवाची आपके हैं अतिथि है, पाहुन है, अभ्यागत है, मेहमान है ना, ये सब आपके हैं। आदित्य के पर्यायवाची आपके क्या क्या, दिनकर है, सूर्य है ना, सूर्य है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, ये सब आपके आते हैं। अगला प्रश्न बताइए। शत्रुघ्न कहते हैं किसे कहते हैं, शत्रुघ्न किसे कहते हैं बताइए। हाँ भास्कर भी है, बिल्कुल सही बात है। चलिए 32 नंबर का देखिए, कमेंट करना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, और जवाब हमारे बीच आ चुका है। 32 का कह रहे हैं, 32 नंबर का बताइए क्या होगा। 32 का सी होगा कि डी होगा। देखिए 32 का सी बता रहे हैं कि डी होगा। सी वाले विशेष ध्यान रखिए और डी वाले भी ध्यान रखिए, दोनों में कंपटीशन है। यहाँ पर डी वाला बिल्कुल सही होगा। शत्रु की हत्या करने वालों कहते हैं, शत्रु की हत्या करने वालों कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट है। सी नहीं होगा, फिर से सी काफी लोगों का आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, मानवीय भूल है कि नहीं देख पाते, गलतियां हो जाती हैं, ऐसा हम मानते हैं, मानवीय गलतियां हो जाती हैं कभी कभी। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, प्रतिमान में समास क्या होगा। प्रतिमान, देखिए प्रतिमान, एक कुछ शब्द आपके होते हैं ना, जैसे आपके अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, ये हमेशा आपके अव्ययी भाव होते हैं। जैसे अनुरूप हो गया, आजन्म हो गया, प्रतिदिन हो गया, भरपेट हो गया, ये शब्द आपके बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है। आशातीत, देखिए आशातीत का मतलब है आशा को अतीत में, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए, अपादान होना चाहिए। अलगाव होने की स्थिति में ना अपादान होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नहीं नहीं, संबंध नहीं होगा। देखिए आशातीत यानी आशा को अतीत में अपादान तत्पुरुष समास आपका, इसमें कारक की विभक्ति के से यानी अलगाव होने की स्थिति में लुप्त हो जा रही है। जैसे पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जलहीन, जल से हीन, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, अपादान में ही आते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, या एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा। तो इसका सरल रूप होगा वह दंड से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। विकल्प आपका यहाँ पर 35 का ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें आपका योजक चिन्ह प्रयोग होता है ना। जैसे आप माता पिता लिखते हैं, इस तरीके से दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, दिन रात, इस तरीके से आप क्या आते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना, शुद्ध वाक्य छाटिए। यहाँ पर शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना आपका विकल्प नंबर डी, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, यही शुद्ध है। हम अवश्य जाएंगे, अगर ये होता तो सही हो जाता, है ना। ऐसा कहना, यहाँ ऐसा होना चाहिए था, ऐसा कहना आपकी भूल है। मुझसे ये काम नहीं हो सकता, है ना, तब ये वो सही होते, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न बताइए। सौम्य का विलोम क्या होगा। सौम्य का विलोम आपका उग्र होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। साहित्य में रस का क्या मतलब होता है। तो साहित्य में रस का मतलब होता है साहित्य में मिलने वाली आनंद भूति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। क्रोध शब्द का यहाँ पर देखिए पर्यायवाची बताना है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो क्रोध का आपका हो जाएगा अमरस। क्रोध का पर्यायवाची अमरस है। वैमनस्य जो आपका है ये शत्रु का है, ये किसका है, शत्रुता का है, शत्रुता का है, ठीक है ना। अब भीत जो है ये आपका डर का है, डर का है। संताप आपका दुख का है। चलो आगे बढ़ते हैं। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है ना, ये प्रश्न हम करवा चुके हैं, रिपीटेड प्रश्न है।
है ना। एक बार रिपीट इसलिए करा देते हैं ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। देखिए चौपाई के बारे में हमने बताया था, कितनी मात्राओं का छंद है यहाँ पर, 16 मात्राओं का है। सम मात्रिक छंद है, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, है ना। अगला प्रश्न बताइए, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा में भी आपके 4 ही चरण होते हैं, है ना। पहले और तीसरे में हमने बताया था आपको, पहले और तीसरे में, है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में आपके 11-11 होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बताइए, सोरठा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पे आंसर आपका होगा 11-11, प्रथम और तृतीय में, दूसरे और चौथे में 13-13 होता है, उल्टा होता है। अगला प्रश्न बताइए, सोरठा जो होता है दोहे का उल्टा होता है। पीपर पास सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पे अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। ये भी प्रश्न करवा चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए, रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? 45 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? कह रहे हैं 45 नंबर का बी होगा। कॉन्फिडेंस देखिए कितना गजब का है, मतलब क्वेश्चन आए नहीं आंसर दे दिया गया। अब कुछ लोग यहाँ पे डी मार रहे हैं, मोहन राकेश कहाँ से हो जाएगा? मोहन राकेश से रिलेटेड हमने प्रश्न कराया है, लेकिन वो रिपीट नहीं कराया आज हमने रामचंद्रिका मतलब पूछा है किस कवि की कृति है, तो आंसर होगा केशवदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में चांद पर थूकना मुहावरे का मतलब क्या होता है? तो चांद पर थूकने का मतलब होता है कि अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। जब आप अच्छे व्यक्ति की निंदा करेंगे ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आप चांद पर थूकने के बराबर है। अगला प्रश्न बताइए, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला जो सरकारी पत्र होता है उसे हम कहते हैं परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, 47 नंबर का सी। चलिए, जिन जिन का सी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, गीता में कितने श्लोक हैं? बताइए, गीता में कितने श्लोक हैं? क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर कह रहे हैं 48 नंबर, कह रहे हैं 1800 है, 1800 है। अब देखिए इसमें आंसर दो लोगों का कंपटीशन हो रहा है ना। यहाँ पर सी वाले और ए वाले दो आंसर हैं, और भी दीजिए, है ना। ए वाले आंसर दो हो गए, है ना। अब सी वाले भी दो हो गए, अभी तो कंपटीशन बराबर है ना। अभी दो हैं, 48। देखिए एक और सी आ गया है ना। सी नंबर डाल दीजिए किस नंबर का दे रहे हैं, जो पता चले आप 47 का दे रहे हो, हम 48 समझ लें, है ना। 48 का कह रहे हैं सी सी सी, और दो लोग कह रहे हैं ए। चलिए देखते हैं किसका सही होगा। यहाँ पर आपका आंसर होगा 700। देखो एक और लोग आ गए, बहुत बहुत संख्या में सी आ रहे हैं। यहाँ पर आपके 700 हैं, कितने हैं? 700। विकल्प ए वाले बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न बताइए, ए नंबर आपका सही है। कौन सी पत्रिका के संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो आंसर आपका यहाँ पर होगा सरस्वती पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी होगा। 49 नंबर के यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए पूछा गया आपसे, कोई बात नहीं, यहाँ पर बताइए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? देखिए ये भी प्रश्न आसान है, 50 नंबर तो आप बता ही लेंगे, है ना। 50 नंबर बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कह रहे हैं कलकत्ता, बिल्कुल सही। अब तो नाम इसे कोलकाता हो गया, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ की सीएम ममता बनर्जी है। चलिए, इस तरीके से आपके 50 में से आज आपके 40 प्लस तो मोस्टली सभी के स्कोर होना चाहिए हमारे हिसाब से। और काफ़ी अच्छा स्कोर, अगर आप 40 प्लस कर रहे हैं तो अच्छी बात है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। और ये डेली क्लास आपकी आल चैप्टर से हम लेते हैं, 50 क्वेश्चन की सीरीज रहती है, और बहुत बड़ी क्लास नहीं रहती है, तो कोशिश किया करिए सभी लोग टाइम से आ जाया करिए, और डेली लगाइए, अपनी टेस्ट लगा के अपनी तैयारी चेक करिए, और इसका फायदा आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, ये हम आपसे जरूर कह रहे हैं। जब आप एग्जाम देंगे तब इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा।